अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी माली साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन क्या मईशत के बारे में ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं या स्टेट बैंक ने एग्जैजरेट किया है? मेरे साथ मौजूद हैं इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए इकोनॉमिस्ट सर शकील अनवर कमाल साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल ये, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगर मैं आपको कोट करूं तो जीडीपी का नंबर बहुत अच्छा बताया गया है, 1.5% से लेकर 2.5% के दरमियान जीडीपी रहेगा। तो क्या ये इतने सारे अच्छे नंबर्स बताए गए, क्या हालात ऐसे ही हैं या फिर एग्जैजरेट किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट 2019-2020 की जो सालाना रिपोर्ट अभी जारी की है नवंबर के महीने में, ये पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो फिस्कल ईयर है वो जून में ख़त्म हो जाता है। ये 5 महीने के बाद ये रिपोर्ट आई है और इस 2020 के अंदर हमने जिन हालात से हम गुजरे हैं, इनिशियली जो फरवरी और मार्च में कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी जो है बहुत शटर कर गई थी, और हमारी जो लास्ट बजट आया है उसके अंदर भी आपने देखा कि हमने अपनी जो शरह नुमू बताई है फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो 0.4% है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ग्रोथ को, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया है वो 2.5% सेट किया है अगले माली साल के लिए, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। यकीनन इसके पीछे कुछ अवामिल हैं और कुछ बेहतरी है, और जो सबसे बेहतर इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसकी बेस पर ये रिपोर्ट बनाई गई है वो है करंट अकाउंट सरप्लस। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता कई सालों से करंट अकाउंट डेफिसिट का शिकार था और गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऑन दैट बेसिस हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इसके अलावा करंट अकाउंट सरप्लस एक रीज़न है। दूसरी रीज़न ये कि हमारे होम रेमिटेंसेस में फिनोमिनल इंक्रीज देखने में आया है गुज़िश्ता चंद माह के अंदर, जो कि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे वहाँ पर रोज़गार के मसाइल थे, परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र इतनी नहीं हो पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में बहुत अच्छा इजाफा देखने में आया है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन पर आ गया है। और तीसरी अहम बात, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा देखने में आया है। अगस्त के महीनों में 7.5 अगस्त से लेकर के आज तक 7.5% LSM के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा देखने में आया, जिसमें खुसूसी तौर पर सीमेंट के डिस्पैचेस में इजाफा हुआ है, ऑटो सेल्स में इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। दीज आर वेरी गुड साइंस। ये इकोनॉमिक नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी बेसिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फोरसी कर रहा है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह 2.5% शरह नमू की रफ्तार से आगे बढ़ेगा अगले माली साल। सर, इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं। IMF का प्रोग्राम कोविड की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब हमें दोबारा शायद IMF के प्रोग्राम में जाना पड़े। तो क्या चीज़ें जो हैं वो जो शरह नमू है और ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, तो जब हम IMF का प्रोग्राम रिज्यूम करेंगे तो हालात कैसे होंगे? देखिए, IMF के पहला सवाल ये पैदा होता है कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना होगा या हम IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर सरवाइव कर सकते हैं। ये बड़ा अहम मसला है। बात यह है कि पिछले जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी ये तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि IMF के प्रोग्राम में जाएं ना जाएं, यस और नो की एक गूनागू कैफियत का इन्होंने काफ़ी वक्त ज़ाया किया, जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से हमारी इकॉनमी को काफ़ी नुकसान हुआ और लामहला वो IMF के प्रोग्राम में गए। 2 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस दफ़ा फिर हमारे पास सामने हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमें बहुत सारी रीपेमेंट्स हमारे सर पे खड़ी हैं। IMF की पेमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट्स हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज की हमें पेमेंट सामने करनी है अगले क्वार्टर के अंदर। लामहला ये बात तय है, मैं आपको बता दूं कि हमें IMF के प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है हमारे लिए, और इसका इशारा जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी दिया है। अब IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर क्या हम ये शरह नमू बरकरार रख सकेंगे? क्या ये ग्रोथ हमारी सस्टेन रह सकेगी? क्या हमारी तरसीलात ज़र
उसी तरह से मेंटेन रहेंगी? क्या हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की में इजाफा हो सकेगा? तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। आईएमएफ में हमें जाना होगा, हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए लामहला आईएमएफ के प्रोग्राम में भी जाना होगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कैसे ना जाएं। हमारी अभी तक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि बेहतर हो जाएगी, लेकिन हमारी सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हम कैसे मेंटेन करेंगे? यकीनन एक मुश्किल आ सकती है कि आईएमएफ की तरफ से हमें प्रेशर हो कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे हो सकेगा? ये बहुत अहम मसला है। इसके अलावा आईएमएफ जो है वो अपनी डिक्टेशन करता है, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आता है। अब गवर्नमेंट उसको कैसे सरवाइव करेगी, उसको कैसे मैनेज करेगी, ये गवर्नमेंट के लिए एक सवाल है। सर, आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर हम चले जाते हैं तो उसके बाद हमने देखा है कि बहुत से, अगर हम चले जाते हैं तो उसके बाद हमने जैसे पहले इंसेंटिव्स नहीं दे पा रहे थे, इस दफ़ा हमने इंसेंटिव दिए, जैसे कंस्ट्रक्शन एक पैकेज दिया हुआ है, इसी तरह से बाकी हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री के साथ फिर क्या होगा आगे जाकर, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं? देखिए, इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, सीमेंट के डिस्पैचेस में इजाफा हुआ है, सीमेंट की सेल्स में इजाफा हुआ, और उसकी बुनियादी वजह और मेन वजह ये थी कि कोविड की वजह से सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो हॉल्ट हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ केसेस कम हुए, हमारे यहाँ उस पर काबू पाया गया, और इसके बाद जब सरगर्मियाँ बहाल हुई तो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जिसका हम आपके प्रोग्रामों में पहले भी जिक्र करते रहे हैं। उस कंस्ट्रक्शन पैकेज और रियल एस्टेट इंसेंटिव पैकेज की वजह से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियां बहाल हुई, क्योंकि इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर इस सेक्टर का, इससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, और यहां पर ऑर्गेनिक डिमांड भी है, लोगों को हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी है। तो गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर एमनेस्टी का ऐलान किया, इस पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, तो कंस्ट्रक्शन सरगर्मियों में इजाफा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से सीमेंट की, स्टील की सेल्स में हमने इजाफा देखा। अगर ये तसलसल जारी रहता है तो यकीनन हमारी पैदावारी सलाहियतों में और इजाफा हो सकेगा। सर, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये बहुत डिफरेंट है। इसी तरह से हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि जो पिछले दिनों रिपोर्ट में बताया गया था कि -4 पाकिस्तान का जीडीपी, वो इससे भी ज़्यादा है। तो इस दफ़ा भी क्या इसी तरह का मामला है, या फिर इस दफ़ा मामला कुछ और है? ये एक आपने जो है ना एक कंपैरेटिव स्टडी खोल दिया है मेरे लिए, और इसके ऊपर हमें घंटों बातें कर सकते हैं हम, लेकिन मैं इस कलील मुद्दत के अंदर, कलील वक्त के अंदर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। हमारी जो बजट आया था उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 0.4% दिखाई गई थी, जबकि वर्ल्ड बैंक एट दैट टाइम बता रहा था कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी है, -1.5 ग्रोथ की बात कर रहे थे। आज वह भी वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि आप नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर सिर्फ 0.5% से ग्रो करेंगे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट ताज़ा तरीन आई है वो आपको बता रही है कि हम 1.5 से 2.5% तक हमारी शरह नमू रहेगी, ये टारगेट दिया गया है। अब वर्ल्ड बैंक क्यों कह रहा है ये बात, इसके लिए जस्टिफिकेशन मैं आपको ये खुद दे देता हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसलिए कह रहा है, और हमारा भी तज्जिया ये है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, पाकिस्तान की ज़रई पैदावार बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान कॉटन ग्रोइंग कंट्री है, और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता महीनों के अंदर पाकिस्तान की कॉटन की प्रोडक्शन में 20% से ज़ायद कमी हो चुकी है। और इस वक्त एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, चाहे वो फैसलाबाद की खास तौर पर, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और आप जानते हैं कि गुज़िश्ता महीनों में हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में वीट का क्राइसिस आप देख चुके हैं, पाकिस्तान में शुगर का क्राइसिस देख चुके हैं, जो कि हमारी अपनी प्रोडक्शन है, और हम शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, और अब हम
कॉटन इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये हमारी अगर ज़रूरी पैदावार के ऊपर में कमी होती चली जा रही है बतदरीज, ये बड़ी अलार्मिंग साइन है हमारे लिए और हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक मैनेजर्स जो भी गवर्नमेंट के हैं उनको इस बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारी ज़राअत अपने पैरों पे खड़ी हो सके और कम से कम अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं तो लोकल कंजम्पशन को पूरा करने के लिए तो पैदावार इतनी होनी चाहिए कि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम गर्दान रहा है, मान रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अच्छी बातें तो कर रहा है और उसमें यकीनन एविडेंस भी हैं और कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस में भी बहाली हुई है, इजाफा हुआ है। दीज आर वेरी गुड साइन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव पैकेज दिया गया, उसमें आपको एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाउसिंग फाइनेंस पे 5% की शरह जो दी गई है, इंटरेस्ट रेट का तय किया गया है, जिसके ऊपर लोग हाउसिंग फाइनेंस हासिल कर सकते हैं और अपने घर बना सकते हैं, अपनी अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, अपने लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। ये अगर बैंक्स को फैसिलिटेट करें आम आदमी को, तो इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो सकता है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़मीन की कीमतें, घर की कीमतें, अपार्टमेंट की कीमतें बहुत आगे जा चुकी हैं, बहुत बढ़ चुकी हैं। एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस वक्त ख़रीद सके कैश के ऊपर 100% टोटल पेमेंट के ऊपर, तो उसके लिए लामहला नागुज़ीर है कि वो बैंक्स में जाए। बैंक्स में इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 7% है और गवर्नमेंट उनको इनिशिएट कर रही है, बैंकों को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करें, बैंक्स अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, 2% से 5% लेकर के आए हाउसिंग फाइनेंस का। लेकिन हमने हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी एक प्रोग्राम किया था, हमें उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आई और लोग, एक आम आदमी जब बैंक्स में जाता है तो उसको खातिर खा जवाब नहीं मिल पा रहा। तो मेरी ये गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कि वो बैंकों को वन विंडो सहूलत फराहम करें ताकि एक आम आदमी जिसको घर बनाने का ख्वाब है, जिसको एक ज़मीन लेनी है, जिसको एक अपार्टमेंट लेना है, वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, इस पर उसको वायबल पड़ता है कि वो इस वक्त बैंक से कर्जा लेकर के अपने घर को मुकम्मल कर शरिया कंप्लायंस, और उसमें शरिया कंप्लायंस जितने इस्लामिक बैंक्स हैं हमारे यहाँ जो कि इस्लामी बैंकारी कर रहे हैं, वो भी इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बैंक्स जो हैं वो वन विंडो सहूलत दे, आसान शराइत के ऊपर कर्ज का हुसूल मुमकिन हो सके आम आदमी के लिए, तो यकीनन ये साइकिल ऑफ द इकॉनमी बेटरमेंट की तरफ मज़ीद जारी और सारी रह सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मिलेंगे और अगले हफ्ते दोबारा हम इकॉनमी डिस्कस करेंगे। इस वीक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।